हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 92। वहीं दूसरी तरफ मोहित अपने ऑफिस में था। उसके ऑफिस का पूरा सामान बिखरा पड़ा था। असल में आज मोहित अपने ऑफिस में उस टेप रिकॉर्डर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो जैस्मिन ने उसे भेजा था, लेकिन वो टेप रिकॉर्डर उसे नहीं मिल रहा था। मोहित चिढ़ गया और उसने गुस्से से अपने असिस्टेंट को बुलाया। असिस्टेंट को डर लग रहा था। उसने आते ही पूछा, सर, आपने मुझे बुलाया? मोहित ने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए पूछा, क्या किसी ने मेरे केबिन के साथ छेड़खानी की है? मुझे जल्दी बताओ। और अब आगे। मोहित की तेज आवाज़ सुनकर मोहित का असिस्टेंट डर से कांपने लगा। आमतौर पर मोहित इस तरह से गुस्सा नहीं होता था। असिस्टेंट ने जल्दी से कहा, नहीं सर, आपके केबिन से कौन छेड़खानी कर सकता है? बस कुछ दिन पहले हमने आपके केबिन के साफ सफाई करवाई थी। मोहित ने जब अपने असिस्टेंट रिहान की बात सुनी तो गुस्से से उसे घूरा और चिल्लाते हुए पूछा, किसने की थी मेरे केबिन की सफाई? बुलाओ उसे। जी सर। रिहान ने जल्दी से सर हिलाया और ऑफिस के पियून को बुलाया जिसने कुछ दिन पहले उसके केबिन के सफाई की थी। ऑफिस पियून मोहित के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मोहित ने उसकी तरफ गुस्से से भरकर देखा और कहा, क्या तुमने मेरे केबिन को साफ किया था? जी सर। पियून ने सर हिलाया। मोहित ने उसे देखा और फिर पूछा, तुमने जो सामान यहाँ से हटाया वो कहाँ है? पियून ने जल्दी से बताते हुए कहा, सर, वो ऑफिस के स्टोर रूम में है। एक कार्टून के अंदर मैंने उन सभी सामानों को रखा था। मोहित ने सुना और जल्दी से भागकर स्टोर रूम में चला गया। उसके पीछे रिहान और वो पियून भी गए। उन दोनों ने मोहित को परेशान देखा तो उससे पूछने लगे। उन दोनों ने मोहित की मदद करनी शुरू कर दी। लगभग आधा घंटे की मेहनत के बाद मोहित के हाथ में वो रिकॉर्डर था जो जैस्मिन ने उसे भेजा था। उस रिकॉर्डर को देखकर मोहित ने मन ही मन खुद से कहा, जिस किसी ने भी मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की है उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। मोहित ने वो रिकॉर्डर लिया और वहां से सीधा अपने विला जाने के लिए निकल गया। जब मोहित कार में था तब उसने अपनी कार में उस रिकॉर्डर को प्ले कर दिया। जैस्मिन की आवाज़ कार में गूंजने लगी, तुम यही सोच रहे हो ना, मैंने तुम्हें ये रिकॉर्डर क्यों भेजा है? जैस्मिन की आवाज़ को सुनते हुए मोहित ने कार को बाएं मोड़ा। जैस्मिन की आवाज़ ने आगे कहा, बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम सोच रहे होंगे आज मुझे क्या हो गया है, लेकिन आज मैं अपनी लाइफ के बीते दिनों में गुजरे कुछ पुरानी और भद्दी यादों को, जिन्हें मैं कभी भूला ही नहीं सकती, उनसे तुम्हें रूबरू करवाना चाहती हूँ। मोहित के कान में जब जैस्मिन के ये शब्द गूंजे तो उसकी धड़कन तेज हो गई। वो आगे क्या कहने वाली थी? जैस्मिन की आवाज़ ने आगे कहा, एक वक्त था जब मैं फिल्मों में काम करने के लिए बेताब थी और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। जैस्मिन की आवाज़ अपनी दास्तान सुनाने लगी और जैसे जैसे वो आवाज़ और उसका दर्द मोहित के कानों तक पहुंच रहा था, मोहित की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मोहित के सामने जैस्मिन का चेहरा घूमने लगा। जैस्मिन की आवाज़ में दर्द था। जैस्मिन ने उस टेप रिकॉर्डर पर उस रात की घिनौनी सच्चाई मोहित को बताई थी। उस टेप रिकॉर्डर को सुनने के बाद मोहित की आंखों से आंसू बह आए। उसे खुद पर पछतावा और खुद से नफरत होने लगी। उसने कार को रोक दिया और अपने बालों को नोचते हुए बोला, ये क्या कर दिया मैंने अपनी जान के साथ कितना गलत किया है। ये सब क्या हो गया?
मोहित के सामने ये सच तो आ गया था कि जैस्मिन गलत नहीं थी। सालों पहले उसके साथ कुछ हादसे हुए थे और उन हादसों की सच्चाई अब मोहित के सामने थी। मोहित की हालत बुरी हो गई थी। वो पछतावे की आग में जलने लगा था। उसकी आंखों के सामने वो पल गुजरने लगे जब उसने अपनी जान से प्यारी पत्नी पर हाथ उठाया था। मोहित का मन कर रहा था कि वो इन हाथों को आग से झुलसा दे। उसने भला कैसे अपनी जैस्मिन पर हाथ उठाया। शाम ढलने लगा था और दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सी खंडहर नुमा इमारत में प्रिया का हाथ बांधकर और पांव में रस्सी बांधकर रखा गया था। प्रिया अभी भी बेहोश थी। वहीं कुछ गुंडे थे और वहां पर एक और आदमी था जिसके साथ एक महिला भी थी। उस महिला ने प्रिया की तरफ देखा और कहा, शैलेश, मुझे लगता है इस लड़की का काम यही खत्म कर देना चाहिए। ऐसा ना हो इसकी वजह से हम पकड़े जाएं और हमारा बेटा हमसे दूर हो जाए। शैलेश उस महिला के पति का नाम था। शैलेश ने प्रिया की तरफ देखा और बोला, अभी इस लड़की को मारना सही नहीं है लगता कालिंदी। इस लड़की को तो जिंदा रखना पड़ेगा ताकि हम अपनी बातों को मनवाने के लिए इस लड़की का इस्तेमाल कर सके। वैसे भी ये लड़की दूसरे किसी काम की नहीं है। वो महिला और शैलेश एक दूसरे से बात कर रहे थे और उन गुंडों ने भी बातों में शामिल होकर अपना इनपुट दिया। रात हो चुकी थी और सना करीम के साथ बाहर लंच पर गई थी। उसे आज फोन से कोई मतलब ही नहीं था। सना और करीम एक लंच में गए हुए थे जहां पर सना का बहुत अच्छा वेलकम किया गया और मधु खुश हो गई। होटल में सबने उसका स्वागत धूमधाम से किया, जबकि एक तरफ शैली और हर्ष एक बार फिर अपने कमरे में थे। शैली बेड पर बैठी सना के लिए शेड्यूल तैयार कर रही थी। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। शैली ने नज़र उठाकर देखा, ये हर्ष था। हर्ष को देखकर शैली ने वापस से अपनी नज़र झुका ली और काम में बिजी हो गई। हर्ष अंदर आया और अपने फ़ोन को साइड टेबल पर रखते हुए शैली के पास ही बैठ गया और फिर उसने शैली से पूछा, क्या कर रही हो तुम? शैली ने हर्ष के सवाल को सुनकर उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा और फिर कहा, काम? वो तो मैं भी देख सकता हूँ। हर्ष ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा तो पूछा क्यों फिर? शैली ने चिढ़ते हुए कहा। हर्ष उसकी बात सुनकर नाराजगी दिखाते हुए बेड से उठकर खड़ा हो गया और कहा, जब देखो तब जंगली बिल्ली की तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाती हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर हर्ष ने अपने कबर्ड के पास जाकर नाइट वेयर निकालने लगा, लेकिन तभी शैली की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने कहा, बेकार तो मुझसे शादी करना भी था, फिर शादी क्यों की तुमने? अब जब की है तो झेलो। इतना कहते हुए शैली ने विनिंग स्माइल दी और फिर फाइल में शेड्यूल तैयार कर रही थी उसे उठाकर अपने साइड टेबल के ड्रावर में रखा और फिर हर्ष के सामने गई। हर्ष भी उसकी तरफ पलटकर खड़ा हो गया। हर्ष ने अपनी भौहें उचकाई और कहा, घूर क्या रही हो? कहीं मुझे खाने का इरादा तो बनाकर नहीं आई? उसके बात सुनकर शैली ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है। मैं अपने परिवार से मिलने के लिए गांव जाना चाहती हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम मुझसे परमिशन मांग रही हो? वाह, ये सुनकर सच में मज़ा आया। हर्ष ने स्माइल करते हुए कहा। शैली ने आंखों को गोल गोल घुमाते हुए उसे घूरा। शैली ने अपने हाथों को फोल्ड करके हर्ष की तरफ देखा और चिढ़ते हुए थोड़ा गुस्से से कहा, परमिशन? और तुमसे? हूँ। हर्ष ने आंखें छोटी कर ली। तभी शैली ने कहा, मैं गांव जाने वाली हूँ और तुम मेरे साथ चलोगे? वाट? लेकिन क्यों? हर्ष ने हैरान होकर पूछा। उसने देखा उसकी ये नई नवेली पत्नी उस पर अपना हक जता रही थी। हर्ष को हैरान होता देखकर शैली ने कहा,
हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और एक पत्नी होने के नाते मैं तुम पर अधिकार जता भी सकती हूँ और अधिकार तुमसे छीन भी सकती हूँ। इसीलिए चुपचाप रेडी हो जाना। शैली की इतनी बातें सुनकर हर्ष का सर चकरा रहा था। उसने देखा ये लड़की जिसे वो भोली भाली समझकर प्यार करना चाह रहा था, वो इतनी खतरनाक थी। हर्ष ने मुंह बना लिया। शैली पलटी और मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगी। वो अपने मन में सोच रही थी, प्यारे पतिदेव, मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने का नतीजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारा तो जीना हराम कर दूंगी मैं। इतना सोचते हुए जाकर शैली सो गई। हर्ष ने भी कपड़े बदले और जाकर सोफे पर सो गया। अगली सुबह सना सोकर उठी तो काफ़ी देर हो चुकी थी। सना जल्दी जल्दी रेडी हुई क्योंकि उसे आज जल्दी अपनी कंपनी में जाना था। सना रेडी होने के बाद में नाश्ता के टेबल पर आई तो उसने देखा कि वहाँ पर पहले से ही ज्योति बैठी हुई थी। उसने सना को देखा तो कहा, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, सना ने कहा। सना आई और टेबल पर बैठ गई। एमिली ने उसके लिए नाश्ता लगा दिया। एमिली ने सना को बताया, मैडम, करीम सर आज सुबह जल्दी अपने काम पर चले गए हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा है कि वो वापस आते वक्त आपको आपकी कंपनी में रिसीव करने आएंगे। ओह ग्रेट, ये तो काफ़ी अच्छा है, सना ने सूप पीते हुए कहा। एमिली वहाँ पर खड़ी स्माइल कर रही थी। सूप पीते हुए सना ने ज्योति की तरफ देखा और कहा, ज्योति, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, इसीलिए मेरे साथ कंपनी में चलो। ज्योति ने सुना तो खुशी से पागल हो गई और उछलते हुए उसने कहा, क्या सच में दीदी? हाँ, सना ने कहा तो ज्योति जल्दी से रेडी होने चली गई। ज्योति के जाने के बाद एमिली ने सना को घर की ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताया और 2 दिनों की छुट्टी की बात की। एमिली ने बताया कि आने वाले 2 दिनों में उसका जन्मदिन है और वो उस दिन अपने परिवार के साथ अपना वक्त बिताना चाहती है। सना ने एमिली को अगले 2 दिनों के लिए छुट्टी दे दी। कुछ देर बाद ज्योति रेडी होकर आ गई और फिर वो दोनों कंपनी के लिए निकल गए। कार में सना ने ज्योति से कहा, ज्योति, क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहोगी? असल में मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है जो मेरे छोटे मोटे कामों को कर सके। जैसे ही ज्योति ने ये सुना वो खुशी से चिल्लाई, हाँ हाँ दीदी, मैं ज़रूर आपके सभी कामों को करूँगी और शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गुड, सना ने कहा। फिर सना ने ज्योति से कहा, ठीक है, तो आज से ही तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। कंपनी में तुम मेरे साथ रहकर बहुत कुछ सीख सकती हो। हाँ, ज्योति ने सर हिला दिया। ज्योति के चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कुराहट थी। ज्योति ने अपने मन में सोचा, सच में अमीर लोग बेवकूफ़ होते हैं और ख़ासकर जब उनका दिल सॉफ्ट हो। देखना मैं सना दीदी का कैसे इस्तेमाल करती हूँ, यही बनेगी मेरी सफलता की सीढ़ी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।